कश्मीर में आज सेना ने अपने 2 बहादुर जवान खो दिए हैं। कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह आतंकवादियों ने सेना की एक सर्च पार्टी पर हमला किया था। इसमें सेना के मेजर कमलेश पांडे और सिपाही तेंजिन छुल्टिम शहीद हो गए, जबकि कृपाल सिंह नाम का एक और जवान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। मेजर कमलेश पांडे उत्तराखंड के रहने वाले थे, जबकि सिपाही तेंजिन हिमाचल प्रदेश के थे। हम सेना के इन दोनों बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा देश इन दोनों की वीरता का हमेशा कर्जदार रहेगा। कश्मीर में इस वर्ष आतंकवादी हमलों में अब तक 37 जवान शहीद हो चुके हैं और इसके लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी उतना ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी कश्मीर में हमारे जवानों का खून बहाते हैं और दूसरी तरफ चीन अपनी कूटनीतिक ढाल लेकर पाकिस्तान के इन्हीं आतंकवादियों का बचाव करता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रिय आतंकवादी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की प्रक्रिया में बाधा डाल दी है और उसे रोक दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर चीन जैसा शक्तिशाली देश पाकिस्तान के आतंकवादियों का बॉडीगार्ड बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि आतंकवादियों के आसपास उनके कुछ खास आदमी हमेशा रहते हैं जो आतंकवादियों की रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए चेले और गुर्गे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आज कूटनीति की दुनिया में चीन की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और यूके ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर अपना टेक्निकल होल्ड 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है। यानी चीन ने इस प्रस्ताव पर तकनीकी आधार पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि चीन ने इस प्रस्ताव को ब्लॉक तो नहीं किया है, बल्कि इसे टाल दिया है। इससे पहले फरवरी में भी चीन ने ऐसा ही किया था। तब चीन ने इस प्रस्ताव पर 6 महीने के लिए टेक्निकल होल्ड लगा दिया था और अब चीन ने एक बार फिर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर 3 महीने के लिए टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। अगर चीन ने ऐसा न किया होता तो मसूद अजहर यूनाइटेड नेशंस द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता। जो भी आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस की प्रतिबंधित सूची में शामिल होता है, उसके बैंक खाते और सारी संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है और उस पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया जाता है। पठानकोट एयरबेस और उड़ी में भारतीय सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई जाए। भारत की मांग पर इसी वर्ष 19 जनवरी को अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव दिया गया था। अमेरिका के इस प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का भी समर्थन मिल गया था, लेकिन चीन बार बार पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए इस प्रस्ताव को टालता जा रहा है। चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है। वो दुनिया की सुपर पावर बनने के सपने देखता है, लेकिन इस वक्त वो सुपर पावर नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का बॉडीगार्ड है। आज से करीब 18 वर्ष पहले भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वो गलती ये थी कि मसूद अजहर को भारत ने 1999 में जेल से रिहा कर दिया था। ये एक तरह से आतंकवाद का दुष्चक्र है जिसमें भारत बुरी तरह से फंस चुका है। हालांकि 1999 में जब आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया था, तब सरकार का पूरा ध्यान IC-814 नामक इस फ्लाइट के 190 यात्रियों की जान बचाने पर था और इसीलिए 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई का सौदा कर लिया गया था, जिसके बाद तीनों आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठाकर अफगानिस्तान के कांधार में छोड़ दिया गया था और उन्हीं आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर भारत के सीने पर कई बड़े घाव कर चुका है। आपको याद दिला दें कि उस वक्त जो हवाई जहाज हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस का, उसमें जो यात्री मौजूद थे उनके परिवार वाले उस जमाने में सड़कों पर उतर आए थे। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और परिवार के जो सदस्य थे और बाकी लोगों ने सरकार पर इतना दबाव बना दिया था कि सरकार को इस दबाव के सामने झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा और उस मजबूरी में सरकार को इन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि उस वक्त इस पूरे काम में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि मीडिया ने लगातार उन परिवारों को, उन रिश्तेदारों को लगातार कवरेज दी। नॉन-स्टॉप कवरेज मीडिया पर हो रही थी और मीडिया का भी इतना बड़ा दबाव सरकार पर आ गया था कि सरकार को इन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उस वक्त
जो मीडिया दबाव बना रहा था उनमें जी न्यूज भी एक मीडिया था जिस पर लगातार नॉनस्टॉप कवरेज चल रही थी। लेकिन आज हम आपको यह बता सकते हैं कि वो एक दुखद घड़ी थी और उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिस भी चैनल ने उस वक्त ये किया, चाहे उसमें जी न्यूज भी हो, वो एक गलती थी। यहां हम आपको आतंकवादी मसूद अजहर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं ताकि आप ये समझ लें कि भारत से उस वक्त 18 साल पहले कितनी बड़ी गलती हुई थी और उस गलती का अंजाम भारत और भारत के लोग, भारत के सिपाही आज तक भुगत रहे हैं। मसूद अजहर इस वक्त पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में रहता है और पिछले वर्ष दिसंबर में जब NIA ने पठानकोट हमले की चार्जशीट दाखिल की थी तो उसमें भी मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान का बहावलपुर ही लिखा हुआ था। मसूद अजहर को 1994 में कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1999 में आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को हाईजैक करके मसूद अजहर को छुड़ा लिया था। IC-814 को हाईजैक करने वाले 5 आतंकवादियों में मुख्य आतंकवादी मसूद अजहर का ही भाई अब्दुल रऊफ असगर था। रिहा होने के 2 महीने के बाद मार्च 2000 में मसूद अजहर ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बना लिया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले को मौलाना मसूद अजहर के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया था। संसद पर हुए हमले को लेकर भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 1 वर्ष तक नजरबंद रखा, लेकिन इसके बाद से मसूद अजहर, उसका भाई और उसके सहयोगी आतंकवादी पाकिस्तान में बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। एक आतंकवादी को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है और यही गलती भारत ने 18 वर्ष पहले की थी। ये खूंखार आतंकवादी तब से न जाने कितने लोगों का खून बहा चुके हैं और इस बात की टीस आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। मसूद अजहर भी पाकिस्तानी है और 2 दिन पहले कश्मीर में मारा गया अबू दुजाना भी पाकिस्तानी ही था। पाकिस्तान अपने ट्रेनिंग कैंप से सैकड़ों आतंकवादियों को भारत में भेजता रहता है और पिछले कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। हालांकि सेना की कोशिशों के बाद घुसपैठ पर कुछ लगाम तो लगी है, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि इस पाकिस्तानी घुसपैठ का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? क्या हम इसे पूरी तरीके से रोक सकते हैं? पिछले 5 वर्षों में सिर्फ LOC के रास्ते 1277 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसपैठ की है। यह संख्या फौज की किसी टुकड़ी से कम नहीं है। यह पाकिस्तान का बहुत पुराना प्लान है, लेकिन अब BSF ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को पूरी तरह फेल करने का काम और तेज कर दिया है। BSF ने कहा है कि जम्मू से लगने वाले भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को अगले साल मार्च तक पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। ये बॉर्डर फेंस ऐसी आधुनिक तकनीक पर आधारित है कि इसे पार करना किसी भी घुसपैठिए के लिए लगभग असंभव होगा। भारत की इस अभेद दीवार पर आज हमने एक संपूर्ण वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। हमारी इस ज्ञानवर्धक रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसी देश की सुरक्षा में साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। दुनिया ये समझ ले कि भारत की सीमा पर अगर किसी दुश्मन की बुरी नजर होगी तो उसका अंजाम क्या होगा। अबू दुजाना का यह हश्र देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को यह समझ में आ गया होगा कि कश्मीर में घुसपैठ की सजा किस तरह मिलती है। अबू दुजाना आतंकी रहनुमाओं के इरादों पर लगी सबसे ताजा चोट है। हमारी सेना और सुरक्षा बल कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को लगातार खत्म कर रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2012 से जून 2017 तक 1277 पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर में LOC के रास्ते घुसपैठ की है। भारत के सुरक्षा बलों ने अब तक 222 आतंकियों को LOC पर मार गिराया है और 602 आतंकियों को कश्मीर के अंदर उनके असली अंजाम तक पहुंचाया है। अब भी कश्मीर के अंदर 258 आतंकी घात लगाकर बैठे हैं, जिनकी लिस्ट हमारे सुरक्षा बलों के पास तैयार है। ये किसी भी वक्त हिंदुस्तानी गोली का शिकार हो सकते हैं। कई दशक से पाकिस्तान अपने ही देश के नागरिकों को भड़काकर कश्मीर में घुसपैठ करवाता रहा है और फिर कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को आजादी का नाम देना उसकी प्लानिंग का हिस्सा रहा है। भारत की जेलों में पाकिस्तान से आए तमाम जिंदा आतंकी सबूत के रूप में कैद हैं।
जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। लेकिन भारत अब पाकिस्तान के घुसपैठ के इरादों को बॉर्डर पर ही नेस्तनाबूद करने के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। बीएसएफ जम्मू से लगते भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को जल्द ही पूरी तरह स्मार्ट फेंसिंग से सील करने के मिशन में जुट गई है। बीएसएफ के प्रमुख के शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीएसएफ की पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील करना है। वर्ष 2018 के मार्च महीने तक हम जम्मू सेक्टर में एडवांस बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लेंगे। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान लागू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम अपने सिस्टम का आधुनिकीकरण करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3,323 किलोमीटर पश्चिमी सीमा है, लेकिन सबसे ज्यादा घुसपैठ जम्मू कश्मीर से लगती सीमा से की जा रही है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की 1,225 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसमें 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कश्मीर में घुसपैठ करना ज्यादा आसान है, लेकिन अब सीमाओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए बीएसएफ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्मार्ट दीवार बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये दीवार बॉर्डर पर होने वाली किसी भी घुसपैठ का पता लगाने में सक्षम होगी। इस दीवार को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि घुसपैठ को रोकने में जवानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। ये एक ऐसी दीवार होगी जिसमें करंट दौड़ेगा और इसको छूने से ही आतंकी मारे जाएंगे। सारे जो है एड्स हैं, प्राइमरीली उसका मुकाबला जो है वो ग्राउंड पर जो ट्रूप्स है उनको करना है। उसको रीड भी उन्होंने करना है, उसका नोटिस भी उन्होंने लेना है, उसका रिस्पांस भी उन्होंने करना है। तो ये दोनों मिलके जब होता है तब बात जो है बनती है। इस दीवार में ऐसे हाई डेफिनेशन कैमरों का इस्तेमाल होगा जो अंधेरे और फॉग के बीच भी देख सकेंगे। इजराइल से खास बॉर्डर सेंसर्स भी मंगवाए गए हैं जो हल्की सी आहट पर भी एक्टिव हो जाएंगे। इन सब के अलावा मल्टी टायर कांटेदार कोबरा फेंसिंग वायर सीमाओं की पहरेदारी करेंगे, जिनमें करंट दौड़ेगा। जो आपका फेंस है उसके आगे बहुत सारे जो सेंसर्स हैं और आले लगाए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राउंड बेस्ड सेस्मिक सेंसर्स। देखिए, सेस्मिक मतलब जो अर्थक्वेक जब आता है, भूचाल आता है, उसकी वेव्स वो जो नापता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई आदमी चलता है, आहट करता है पाँव की, तो वो भी पिकअप हो जाती है ज़मीन के ज़रिए, उसको एम्पलीफाई करके अलार्म बज जाता है। लेसर जो है आपके वो एक बॉर्डर के पार जैसे लक्ष्मण रेखा सी बना देते हैं, कोई भी जो उसको पार करता है तो यहाँ पे अलार्म बज जाता है। आपके हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स होते हैं, आपके रडार्स होते हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स, और ये सारे एक नेटवर्क एक ग्रिड में लाए जाते हैं। तो जो फीड इन है अलग अलग आलों का, वो सब का सब एक मॉनिटर पे आता है, एक कमांड पोस्ट पे आता है, वहां से वो पूरे अलर्ट कर सकते हैं। सुरक्षा की दीवार बनाने में इजराइल भी भारत की मदद कर रहा है। जिस तरह भारत पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद झेल रहा है, ठीक वैसे ही इजराइल भी लंबे अरसे से फिलिस्तीन की घुसपैठ झेल रहा था। लेकिन इजराइल ने पहले ही इस समस्या का उपाय ढूंढ निकाला। आत्मघाती हमलावरों से बचने के लिए इजराइल ने करीब 8 मीटर ऊंची दीवार बनाई है। ये दीवार मल्टी लेयर फेंस सिस्टम पर आधारित है। कई जगहों पर दीवार के साथ साथ 3 चरणों में पिरामिड के आकार की कटीली तारें भी लगाई गई हैं, जिसको पार कर पाना किसी भी आतंकवादी के लिए तकरीबन असंभव है। ये जो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये एक्टिव फेंसिंग है। इसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है और अगर कोई इस गांव में घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। बॉर्डर के गांव इजराइल में कितने सुरक्षित बनाए गए हैं, वहां पर कितने इंतजाम किए गए हैं। और एक और ऐसी चीज होगी, एक मिलिट्री स्क्वाड भी तैयार किया जाता है हर गांव में। वो वही गांव के लोग ही खुद बनाते हैं, जिसको मिलिट्री की तरफ से सपोर्ट होता है, जिनके पास हथियार होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें अंदर एंटर होना था, तो इनके पास इनके फोन में एक कोड है, इन्होंने उसको दबाया और अब देखिए धीरे धीरे वो गेट ओपन होना शुरू हो गया है। सोचिए किस स्थिति में पहुंच गया है इजराइल और हम कहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ के गांव के लोग हैं, बॉर्डर पे रहने वाले गांव के लोग, और वो लोग देखिए ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हर किसी के पास मोबाइल में इस गेट का सिक्योरिटी पासवर्ड है। वो अंदर एंटर होंगे तो अपने आप खुल जाएगा और जैसे ही हम अंदर आए उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो ये स्थिति अपने आप में बताती है कि किसी देश को सुरक्षित करने के लिए तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है।
जम्मू से लगती भारत पाकिस्तान की सीमा पर मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने के बाद बीएसएफ असम से लगते भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी एक सुरक्षा दीवार बनाएगी ताकि वहां भी घुसपैठ को रोका जा सके। जम्मू से राजू केन्नी, जी मीडिया।